Bismillahirrahmanirrahim. Second chapter, Atomic Structure, class 9th. This topic is related to shell. So what is shell? Shell is a part of an atom in which electrons are present, revolve around the nucleus. For example, if we make an atom like this one is nucleus containing proton and neutron, तो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनों के लिए जो रास्ता बना हुआ है उसको हम कहते हैं शेल। ठीक है, तो शेल क्या है? ये एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस। ये हमारे पास है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के गिर्द जो सर्कुलर पाथ होता है, तकरीबन गोल रास्ता, इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूवमेंट्स करते हैं। सो इस रास्ते को हम कहेंगे शेल, या इसको हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। सो व्हाट इज़ शेल? It is a circular path around the nucleus in which electron move is called shell or orbit। अच्छा, इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। EL जो लिखा हुआ है ना, तो एनर्जी लेवल भी कहते हैं। जैसे जो पहला शेल होगा उसको हम एनर्जी लेवल 1 कहेंगे, सेकंड को एनर्जी लेवल 2 कहेंगे। अच्छा, फिर शेल को हम नंबर देते हैं। शेल का सिंबल है N। ठीक है, यानी N1 N2। N1 का मतलब है फर्स्ट शेल, N2 का मतलब है सेकंड शेल, N3 का मतलब है थर्ड शेल। फिर बोहर ने इनके नाम इस तरह रखे थे कि फर्स्ट शेल को उसने के शेल कहा था। अब के कोई एब्रिविएशन नहीं है कि के से कोई वर्ड बनेगा, बस जस्ट उसने अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए थे। उसको के शेल कहा गया, और सेकंड को एल शेल, और थर्ड को एम, इस तरह NPO तक किए जाते हैं आगे। अच्छा, फिर हर शेल की अपनी कैपेसिटी होती है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जो पहला शेल है के शेल, उसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यानी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है, और इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। याद रहे, जो फर्स्ट शेल होता है इसकी एनर्जी होगी लीस्ट एनर्जी। तो अगर MCQs आ जाता है कि जी किस शेल की एनर्जी सबसे लीस्ट है, तो आप कहेंगे सबसे पहले शेल की, क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब होता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है, न्यूक्लियस उसको फुली अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से। तो बस ये बेचारा जो है ना, इलेक्ट्रॉन की मतलब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के अंदर ज़्यादा आ जाता है, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा है। इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल भी होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसको हम कहेंगे लोवेस्ट एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी में है। ठीक है, हाँ, तो चलो मैं लीस्ट एनर्जी दोबारा लिख सकता हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लीस्ट होगी, सबसे कम अपने एटम में। फिर अगला शेल आ जाता है, अगला शेल। और फिर ये कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब भी होते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा शेल न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है। तो पहला शेल। अब देखें, आपको नज़र आ रहा है ये पहला शेल है, और फिर अगला शेल इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब जो दूसरा शेल है उसको एल शेल भी कह सकते हैं, और इसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉनों की है, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इट कैन अकोमोडेट, इट कैन एक्सेप्ट 8 इलेक्ट्रॉन, एंड लेस देन 8 इज़ आल्सो पॉसिबल। 7 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी हो सकता है, 6, 5, एनी नंबर, बट नॉट ग्रेटर देन 8। And the third shell, that is in number 3, it is called M shell. So its कैपेसिटी इज़ 18 इलेक्ट्रॉन। और आप देख रहे हैं कि जो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो आप देखें, द फर्स्ट शेल वो न्यूक्लियस के करीब है, एंड द सेकंड शेल वो न्यूक्लियस से दूर हो गया, थर्ड शेल न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, ऑर्बिट जितना दूर हो जाता है, उनकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो देखिए, इसकी एनर्जी में छोटा सा ई बनाऊँगा, अगले के लिए मैं ई को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, और तीसरे के लिए मैं ई सबसे बड़ा बना देता हूँ। मतलब यह है कि जितना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ेगा, साथ उसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसीलिए जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो फिर हम एटम से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो कम स्टेबल होता है, न्यूक्लियस की ग्रिप से वो थोड़ा सा दूर होता है ना, तो इसलिए इसको हम निकाल सकते हैं। सो शेल के बारे में बस आपने इतना ही बताना है कि इट इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स, इट इज़ कॉल्ड शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। और शेल को जो हम नाम देते हैं वो N1 के शेल विथ 2 इलेक्ट्रॉन,
N2 L shell with 8 इलेक्ट्रॉन एंड N3 M shell with 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। तो ये तो शेल और इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, फिर मैं एनर्जी वाइज को लिखता हूँ, तो इसकी एनर्जी फिर लेस होगी, लीस्ट नहीं है, लीस्ट वो है, इसकी एनर्जी फिर मोर हो जाती है, और जो आप ऑर्बिट को बढ़ा देते हैं एनर्जी बढ़ जाती है। तो जो आखिरी शेल होता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास सब शेल। सब शेल क्या होता है, जैसे क्लास के साथ सेक्शन होता है कि जी मैं 9th A में पढ़ रहा हूँ, 9th B में मैं पढ़ रही हूँ, तो मतलब है कि एक क्लास होता है और एक क्लास के साथ हम सेक्शन लिख लेते हैं। तो इसी तरह ऑर्बिट के साथ उसका जो सेक्शन भी होता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेक्शन में है। तो याद रखें कि इन सेक्शंस को हम एटम के अंदर इनको हम सब शेल कहते हैं या ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। अब एटम के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, एटम के अंदर 4 ऑर्बिटल हैं। उनके नाम आप लोगों पहले शायद पढ़ चुके होंगे, S P D एंड F। अब याद रहें कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह करते हैं। अब जो शेल नंबर 1 होता है हमारे पास जो शेल नंबर 1 है, तो जिसको हम N1 कहते हैं या जिसको हम K शेल कहते हैं, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो ऑर्बिटल है ना पहले ऑर्बिट में, उसको हम S ऑर्बिटल कहते हैं। तो इसको फिर हम इस तरह लिखेंगे, यानी पहले शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्चुअली पहले शेल में जो ऑर्बिटल है ना उसके अंदर पड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे 1s2। जो L शेल है, सेकंड शेल, उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन 2 सेक्शन में पड़े हुए हैं। जैसे एक क्लास है क्लास 2, और उसी क्लास के 2 सेक्शन हैं। तो एक सेक्शन को हम कहेंगे 2A और दूसरे को हम कहेंगे 2B। अब एक सेक्शन में 2 स्टूडेंट हैं, दूसरे सेक्शन में 6 स्टूडेंट हैं। तो टोटल हम क्या कहेंगे कि क्लास 2 में कितने बच्चे हैं, तो क्लास 2 में टोटल 8 बच्चे हैं। क्लास 2 में यानी क्लास 2 में टोटल 8 स्टूडेंट्स। तो वो 8 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट ए सेक्शन में बैठे हैं और 6 स्टूडेंट बी सेक्शन में बैठे हैं। ठीक है, तो इस तरह ऑर्बिट के अंदर हमने ऑर्बिटल्स यानी डिफरेंट सेक्शन बनाए हैं, हमने नहीं बनाए हैं, वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी दैट सेकंड शेल कंटेन 2 ऑर्बिटल्स, वन इज S, यानी S हर एक में स्टार्ट S से होगा। जैसे क्लासेस के अगर सेक्शन हम बनाते हैं 2A 2B 2C, तो इस तरह जो क्लास 3 होगा वो भी A से शुरू होगा, 3A 3B 3C, तो इस तरह सीक्वेंस होता है ना 4A। तो आप देखें कि हर क्लास हम A से स्टार्ट करते हैं। तो एटम के अंदर हर जो नया ऑर्बिटल होगा एक नए ऑर्बिट में, तो वो हम स्टार्ट S से लिख लेते हैं। इसके लिए इस तरह के रूल्स बने हुए हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा S में, जब S फेल हो जाता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा P में, जब P फेल हो जाता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा D में, जब D फेल हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा F में। अच्छा, रूल इसमें इस तरह है कि जब तक एक ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं होता आप अगले में नहीं जाएंगे। अब जैसे S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब इसमें 2 पूरे हो जाएंगे ना तो अगला इलेक्ट्रॉन P में जाएगा। लेकिन अगर S में सपोज़ इलेक्ट्रॉन 1 हैं, तो ये फिर गलत होगा कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन S को दे दें और एक P को दे दें। सो दिस कन्फिग्रेशन विल बी रॉन्ग, बिकॉज आपने S कंप्लीट नहीं किया और आप P में इलेक्ट्रॉन ले गए हैं, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो सब इसका रूल क्या है कि आप सबसे पहले S को कंप्लीट करें। S को जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं फिर आप बाकी P में डालते जाएँ। अब P की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर इस तरह 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे। जब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो फिर अगले ऑर्बिटल की बारी होगी जैसे डी की कैपेसिटी और ज़्यादा है, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जब तक इसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हम अगले ऑर्बिटल में नहीं जा सकते। तो ये रूल है कि इस इलेक्ट्रॉन पहले S को मिलेगा, फिर P को, फिर D को, फिर F को, और इसी तरह जब तक S कंप्लीट नहीं होता P में नहीं जाएंगे, P कंप्लीट नहीं होता D में नहीं जाएंगे, D कंप्लीट नहीं होता तो F में नहीं जाएंगे। ठीक है,
अच्छा, तो ये तकसीम इनकी आसान है। डिवीज़न अब देखें कि पहले ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल हैं, दूसरे ऑर्बिट में दो ऑर्बिटल हैं, तीसरे ऑर्बिट में अगर आप देख लें तो तीसरे ऑर्बिट में आपके पास तीन, देखें ऑर्बिट नंबर 1 तो एक ऑर्बिटल, ऑर्बिट नंबर 2 दो ऑर्बिटल, ऑर्बिट नंबर 3 ऑर्बिटल 2 3, ऑर्बिट नंबर 4 ऑर्बिटल और हर एक आप देख रहे हैं कि एस से शुरू होता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। और इनकी ये जो लिखा हुआ है ना इनके सामने, ये इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। मतलब एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 आएंगे, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 आएंगे, डी में 10 जाएंगे और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो इनकी कैपेसिटी के इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। फिर इसके लिए एक रूल बना हुआ है, आउफ-बाउ रूल। आउफ-बाउ इज़ नॉट नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। आउफ-बाउ जर्मन वर्ड है, इसकी मीनिंग है टू कंस्ट्रक्ट, टू बिल्डअप, तामीर करना। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की कंस्ट्रक्शन करनी है कि हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करते हैं, किसको इलेक्ट्रॉन पहले मिलेंगे और कितने कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इसको हम कहते हैं आउफ-बाउ रूल। तो आउफ-बाउ रूल में ये है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जिस ऑर्बिट या ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी ना, मिनिमम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उधर जाएगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन एंटर लो एनर्जी फर्स्ट एंड देन हाई एनर्जी होगी। सो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लो एनर्जी में जाएगा और हाई एनर्जी बाद में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले हाई में जाए फिर लो में जाए। सो लो पहले फिल होगा और हाई एनर्जी बाद में फिल होगा। तो इस लिहाज से जो 1s हैं इसकी एनर्जी सबसे कम है, लीस्ट है। तो इलेक्ट्रॉन पहला चॉइस ये है कि वो 1s2 में जाएगा। इस तरह फिर 2s में जाएगा, 2s के बाद p की बारी है, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d। तो ये एक सीक्वेंस हमारे पास इधर बना हुआ है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा 1s में, इसके बाद जाएगा 2s में, इसके बाद जाएगा 2p में, या जब फिल होगा ना अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में, उससे अगला जाएगा 3p6 में। जब 3p फेल हो जाता है तो 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब 4s फेल हो जाता है तो 3d में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन इधर लिखे हुए हैं ये इनकी मैक्सिमम कैपेसिटीज़ हैं। ठीक हो गया? क्लियर? सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स एमंग डिफरेंट सब ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। ठीक हो गया? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसमें हमने ये ख्याल रखना है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी इलेक्ट्रॉन पहले उधर जाएगा। तो 1s की एनर्जी सबसे लो है, तो इसलिए हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, तो इसको हम कहेंगे 1s1। हीलियम जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एटॉमिक नंबर 2, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s2 में। अब s की कैपेसिटी फुल होगी, तो जो लिथियम है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका कन्फिग्रेशन इस तरह होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 1s में, तो ये देखिए फुल हो गया। s में आपने 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डालने, देखिए इसकी कैपेसिटी 2 है। तो 1s के बाद क्या है, आपने ये सीक्वेंस याद रखना है, ये जो मैंने सामने लिखा हुआ है ब्लू कलर में, ये एक स्कीम है, इसको आपने फॉलो करना है। तो 1s फेल हो गया, अब अगले बारी है 2s की, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3 में से तो 2 इधर आ चुके हैं, एक रहता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ठीक हो गया? नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। आप पीरियोडिक टेबल से भी हेल्प ले सकते हैं। इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन नंबर। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉनों को द फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन विल जॉइन 1s, तो ये बनेगा 1s2, एंड द नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन विल जॉइन 2s, तो 2s2। तो कन्फिग्रेशन बनेगा 1s2 2s2। Similarly, next one is boron. Boron with 5 number atomic number and 5 electrons are there. So its configuration will be like this: 1s2। आपने इस लाइन को देखना है जो ब्लू कलर में है, 1s2। नेक्स्ट है 2s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ, 2 + 2 4, अभी एक इलेक्ट्रॉन रहता है।
तो 2s के बाद किसकी बारी है, 2p की। तो 2p के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसको हम कहेंगे 1s2 2s2 2p1। नेक्स्ट हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन यानी कार्बन एटॉमिक नंबर 6। तो यहाँ कन्फिग्रेशन बन जाएगा 1s2 2s2। अगर आपको बोरान तक समझ आ गया तो आगे आपके लिए फिर आसानी होगी। तो अब p में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब तक p कंप्लीट नहीं होता आप 3s में नहीं जा सकते, क्योंकि 2p 6 इलेक्ट्रॉन लेता है। सो नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन। सो 7 इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस। जी बोलते जाएं, 1s2, नेक्स्ट वन 2s2 and very next is 2p. So how much electron will be received by the p? 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो ऊपर मैंने पावर लिखे हैं तो ये भी एटॉमिक नंबर की इक्वल होता है। जैसे यहाँ 1 है ये आपस में मैच होंगे। जैसे यहाँ 2 है, 2 एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 3, यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एटॉमिक नंबर 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर। एटॉमिक नंबर 5, सो 5 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 बनता है। एटॉमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉन, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह आपके पास ये टोटल इक्वल होता है। बुक में अगर आप देख लें तो बुक में आपके वो कह रहे हैं, देखिए ये आपके बुक का पेज है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। आफ्टर स्टडिंग बोहर एटॉमिक थ्योरी देन we understand that electrons in an atom revolves around the nucleus in one of the circular path called orbit or shell। तो ये तो शेल का डेफिनेशन हुआ। ईच शेल हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, हर शेल की अपनी एनर्जी होती है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने शेल के अंदर रिस्ट्रिक्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से अपना शेल चेंज नहीं कर सकता कि ये कहे कि मैं 1 से 2 में जा रहा हूँ या 2 से मैं 1 में आ रहा हूँ, क्योंकि फिर उनको अपनी एनर्जी चेंज करनी होती है। तो वो मूवमेंट्स पॉसिबल हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज करें तो वो ऑर्बिटल के बीच अपनी मूवमेंट्स कर सकता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा, इसके लिए एनर्जी चाहिए। सो ईच शेल जो है इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। इसी वजह से हर शेल की अपनी एनर्जी होती है। अब जो पहला शेल होता है जैसे n = 1 तो इसको हम कहेंगे EL1 यानी एनर्जी लेवल 1, क्योंकि इसकी अपनी एनर्जी है। जो सेकंड शेल होगा उसको हम कहेंगे EL2 यानी एनर्जी लेवल 2, इसकी एनर्जी कुछ और है। सपोज़ इसकी एनर्जी है 3, इसकी एनर्जी है 5। अब जब तक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रहेगा उसकी एनर्जी यही 3 रहेगी। ये सपोज़ वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है। इस तरह जो अगला शेल है उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी अपनी वैल्यू होगी 5। अब अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे शेल में आना चाहें तो फिर अपनी एनर्जी वो बढ़ाएगा, 3 से 5 पे जाएगा तो फिर वो सेकंड शेल में जा सकता है, ठीक है। इस तरह जो थर्ड शेल होगा उसकी एनर्जी और ज़्यादा होगी। सपोज़ उसको हम कहेंगे एनर्जी लेवल 3, सपोज़ उसकी एनर्जी है 10। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से थर्ड शेल में आना चाहता है तो वो अपनी एनर्जी 5 से 10 पे ले जाएगा, तो वो थर्ड शेल में जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं जा सकता। मतलब ये है इलेक्ट्रॉन जब तक अपने शेल में है उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि हर शेल की अपनी एक एनर्जी होती है, उसको हम कहते हैं कि ये एनर्जी लेवल क्या है इसका, यानी इसकी एनर्जी कितनी है। नेक्स्ट है ईच शेल इज़ डिस्क्राइब्ड बाई n वैल्यू। हम शेल को n नंबर कहते हैं, जैसे n1 शेल नंबर 1, n2 शेल नंबर 2, n3 शेल नंबर 3, ठीक हो गया। तो ये तो था शेल से रिलेटेड डिस्कशन कि शेल क्या होता है। नेक्स्ट है सब शेल। अच्छा, फिर आप देख रहे हैं कि शेल उन्होंने 2-3 एग्जांपल आपको दिए हैं। फर्स्ट शेल n1 है, इसको हम के शेल कह सकते हैं। अगले को हम एल शेल कहेंगे, के एल। n2 n3 को हम m कहेंगे। इस तरह जो हमारे पास होगा n4, तो n4 को हम फिर n शेल कहेंगे। n5 को हम o कहेंगे। n6 को हम NOP
और इन 7 को हम क्यू कहेंगे। तो बस क्यों तक है क्योंकि 7 शेल है मैक्सिमम, ठीक है, 8वां शेल नहीं है, या आप उसको आर भी कहें। हाँ जी, तो ये तो हुई शेल से रिलेटेड सारा डिस्कशन। अच्छा, फिर एक और चीज़, एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज, तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज। इसका मतलब ये है कि एटम जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होंगे। तो देखें इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये एक ही शेल है, सपोज हाइड्रोजन एटम। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कितने करीब हैं, तो ये हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी कम है न्यूक्लियस से और इसकी एनर्जी भी लो होगी, यानी एनर्जी भी लो है और डिस्टेंस भी लेस है। लेकिन जब हम बड़ा एटम बना लेते हैं, सपोज यहाँ मैं एक बड़ा एटम बना रहा हूँ जिसमें 2 शेल हैं और न्यूक्लियस को मैं ग्रीन बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये न्यूक्लियस है। अब देखें यहाँ सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गया पहले की निस्बत। तो इसी वजह से यहाँ मैं लिखूँगा कि इसकी एनर्जी हाई है क्योंकि दूर हुआ, और इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया, मोर डिस्टेंस हुआ। तो जो जो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस में ज़्यादा हो जाता है न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो बस शेल के बारे में आपने यही 2-3 पॉइंट्स तो बताने हैं कि व्हाट इज़ शेल। शेल इज़ अ सर्कुलर पाथ एंड दीज आर गिवन द नेम्स 1 2 3 और KLM। इनकी कितनी कैपेसिटी है वो भी सामने लिखा हुआ है, इस यानी हर एक में इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, हाँ कम आ सकते हैं। फिर इन सब की एनर्जी का क्या हाल है वो भी आपने देख लिया। इस तरह जो सब शेल होते हैं, सब शेल 4 टाइप्स ऑफ सब शेल्स आर देयर। तो हर शेल के अंदर फिर सब शेल्स होते हैं, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों ने देखा कि जो फर्स्ट शेल होता है, फर्स्ट शेल will have only one subshell, that is 1s2 1s, or the number of electron here will be 2. So this least is for energy, यानी this shell contain least energy. this shell है इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन असल में ना एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है, शेल की नहीं होती। जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना उनकी एनर्जी कम या ज़्यादा हो जाती है। सो सेकंड शेल इज़ द एल शेल, also known as number 2. It contains 8 electrons, but these electrons are accommodated in 2 sections. S section will receive 2 electrons, P section will receive 6 electrons, so the total become 8. Similarly, the next one, K shell, KLM, M shell, also known as third shell, its capacity is 18, and the 18 electrons will be distributed like this. S will receive 2 electrons, P receive 6 electrons, D receive 10 electrons. And the KLMN shell, that is shell number 4, it has maximum capacity 32, and these 32 electrons are distributed like this. S will take 2, P6, D10 and F14, so the total will be 32. And what is Aufbau rule? This rule means कि electron will prefer to go to lowest energy orbital and followed by the high energy orbital. अगर इलेक्ट्रॉन को हम ऑफ़र दे दें कि जी कौन से ऑर्बिटल में जाना है तो वो लो एनर्जी में जाएगा। तो ये aufbau रूल है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन पहले उधर जाएगा। तो इस लिहाज से हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाता है, हमने सीक्वेंस को याद करना है और इस तरह हमने डिफरेंट एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किस तरह एटम में मतलब है कि डिफरेंशियल में आ जाते हैं। ठीक है, मैं कुछ और 1-2 एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे सपोज मैं ले लेता हूँ सोडियम। सो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 and 11 electrons are there. So the distribution will be like this. Out of 11 electron, 2 electron will go to S2 9। देखिए आपने जहन में हिसाब करना है कि 11 में से 2 S में आ गए, 1s2 में। नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s2 7 रह गए। नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन will be received by the P, so the total 10 electrons, 1 electron is left, so the next electron will be 3s1, because we see after 2p the next electron will join 3s. Similarly, if we do configuration for silicon, so 14 electrons, now 14 electrons are distributed like this. 2 electrons will be 1s2, next 2 electron will be the 2s2, so 4 हो गए, 10 अभी रहते हैं। so next 6 electron will be go to p6
2p. Now 10 electron, still 4 electron रहते हैं. After 2p, next turn is of 3s. It will receive only 2 electron, and 2 electrons are left for the outermost 3p. So as I told you earlier, you will add these powers and these power will give you the total number of electron. अगर ये इलेक्ट्रॉन नंबर के इक्वल हैं, इक्वल टू एटॉमिक नंबर हैं, इट मीन योर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज करेक्ट. बट इफ दिस नंबर doesn't match, it means that you did some mistakes. Similarly, a silicon 14 atomic number, 14 electrons, so these electrons are distributed like this: s2, s2, p6, s2 and p2. So if you add these powers, the total will be 14 electron. Now one more example, potassium and calcium. These are also very important. So students, homework for you people, that you will do electronic configuration from hydrogen to calcium, mean these 20 elements. You will do the practice. You can take help from this video, and even some of the examples are given in your book, but still if you have some difficulty, you may ask the question, so I will do it. So these 20 elements, including carbon, hydrogen, nitrogen, phosphorus, silicon, so all you will do it. So it will be a practice activity for you. So the last two examples I am doing, that will be K and calcium. So please again, मैं इधर इसको मिटा रहा हूँ तो ताकि मैं इस सीक्वेंस को फॉलो करूँ और मेरे लिए आसानी हो. ठीक है, अच्छा जी. तो potassium 19, mean 19 electrons are there. So how can we distribute these electrons, 19 electrons? So we will give 2 electron to 1s, next 2 electron to 2s, next 6 electron will go to p. So 10 electron. ये देखिए, आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं. First shell receives 2 electron, second shell collectively receive 8 electron. Now third shell starts 3s2 and 3p6. Okay, how many electrons are there? 8. So after 3p you see 4s there, so the next 2 electron will go to 4s. So in this way 4 shall receive 2 electron. Student, here a problem, because we studied that third shell contain 18 electron, and here after 8 electron 4 shell, because in between third shell, yani the orbitals of third shell, in between them 4s also there. So 3s 3p और 3d के बीच में 4s भी मौजूद हैं. दैट्स वाई थर्ड शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन sp को दे देते हैं तो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 4s में भी जाएंगे. 4s के बाद फिर 3d की बारी आ जाती है. इसी वजह से अब यहाँ 3d के लिए बैड लक, उसको एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिला, हालांकि वो थर्ड शेल में है. 3p के बाद इसकी बारी बनती है, लेकिन 4s बीच में आगे जाता है अपनी लो एनर्जी की वजह से. यानी हम क्या करते हैं, हम इन दोनों की एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं. सो 4s की एनर्जी लो होती है और 3d की एनर्जी उससे थोड़ी सी हाई होती है. इसी वजह से 3d को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा जब तक 4s कंप्लीट नहीं होता. हाँ, 4s कंप्लीट हो जाए, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी ये 4s2 नहीं है, ये 4s1 है. ठीक है, सो इट इज़ 4s1. And what will be the next? That is calcium. So 20 atomic number mean 20 electron. So configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Now count कितने हो गए, 2, 8, 8, तो ये 18 हो गए. नेक्स्ट हैं 4s2, 2. So you can see 2 plus 8 plus 8 plus 2, it will be equal to 20. And similarly this one, तो ये हमारे पास 1 बन जाता है. ठीक है, so you can see 1 plus 8 plus 8 plus 2, that is it will be total 19. Okay, thank you.